आज ना हम बात करेंगे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। एक ये पोएम है, टॉम्स ग्रे ने लिखी है, इसके बारे में बात करेंगे। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इज़ अ पोएम बाय टॉम्स ग्रे। कुछ इसे थॉम्स ग्रे भी कहते हैं, कुछ टॉम्स ग्रे भी कहते हैं, एज यू विश। कंप्लीटेड इन 1750 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1751। कंप्लीट तो ये 1750 में हो गई थी और जो ना फर्स्ट पब्लिशिंग इसकी हुई वो 1751 में हुई। दी पोएम्स ओरिजिन्स आर अननोन। इसकी ना ओरिजिन्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं भी कब ये मतलब यू कैन से इट वाज रिटन। What it was partly inspired by Gray's thought following the death of the poet Richard West in 1752। जो रिचर्ड वेस्ट है ना, ये ना इसका यू कैन से ही इज़ द बूजम फ्रेंड ऑफ टॉम्स ग्रे। इसका ना ये बूजम फ्रेंड था, मतलब बहुत ज़्यादा इसका लविंग फ्रेंड था। और ना यू कैन से भी इसकी याद में ये पोएम लिखी गई है, टॉम्स ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इन मेमोरी ऑफ रिचर्ड वेस्ट। दिस पोएम इज़ रिटन इन 1751। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कई बार आए भी हैं नेट में और आते भी रहते हैं कि एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड किसकी मेमोरी में लिखी गई है। द नेम इज रिचर्ड वेस्ट, हिज क्लोज एंड बूजम फ्रेंड यू कैन से। Originally titled Stanzas Wrote in a Country Churchyard, the poem was completed when Gray was living near St. Giles Parish Church at Stoke Poges। जो इसका ना ओरिजिनल टाइटल है वो है Stanzas Wrote in a Country Churchyard है। द पोएम वॉज कम्प्लीटेड वैन, जो ना ये पोएम जो कम्प्लीट हुई उस समय ना जो ये टॉमस ग्रे है वो सेंट गाइल्स के नज़दीक है, एक जगह है एट स्टोक पोग्स, वहाँ रह रहा था। इट वॉज सेंट टू हिज फ्रेंड होरेस वॉलपोल हु पॉपुलराइज द पोएम अमंग लंदन लिटरेरी सर्कल। फिर ना इसने क्या किया ना, अपने फ्रेंड को दे देता है ये होरेस वॉलपोल को ये पोएम, और ना ये होरेस वॉलपोल इसे पॉपुलराइज कर देता है, पोएम को फेमस कर देता है अमंग लंदन लिटरेरी सर्कल्स। Gray was eventually forced to publish the work on 15 February 1751 in order to preempt a magazine publisher from printing an unlicensed copy of the poem। ग्रे ना एंड में ना ये मतलब फोर्स हो जाता है इसे पब्लिश करने के लिए 15 फरवरी 1751 को। रीज़न बीइंग कि ना ये एक पब्लिशर था, वो ना इसकी ना एक अनलाइसेंस कॉपी को ना पब्लिश करना चाहता था, प्रिंट करना चाहता था उसे, इसलिए इसे ना प्री एम्प्ट करने के लिए मींस टू प्रिवेंट इट, इसे रोकने के लिए इसने ना ये मतलब एक प्रकार से फोर्स हुआ इसे रोकने के लिए, इसलिए इसने 1751 में ना इसे पब्लिश कर दी इस पोएम को। Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray। The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd winds slowly over the lea. The ploughman homewards plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। It was the time of evening। ये ना इवनिंग का समय है और ना जो चर्च की बेल्स हैं, जो चर्च की घंटियाँ हैं वो बज रही हैं, और इससे पता चलता है कि डे इज़ कमिंग टू इट्स एंड मीन्स पार्टिंग डे। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द सी। और ना जो हर्ड है, कैटल्स हैं, वो स्लोली ना ली मतलब मिडो फील्ड होता है ना, जो खेत आप किसी जिसे कह देते हैं, वहाँ से ना स्लोली अपने मतलब होम की तरफ फॉरवर्ड हो रही हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लोड्स हिज वेरी वे। और जो प्लाउमैन है यू कैन से पीजेंट, वो ना अपने घर की तरफ, वो भी अपने घर की तरफ ना वो थके हुए हैं, वेरी हैं, और ना फिर भी अपने घर की तरफ वो चल रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और ना जो वर्ल्ड है, क्योंकि इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग, द इवनिंग इज़ अबाउट टू कम, इसलिए ना डार्कनेस हो जाती है।
Now fades the glimmering landscape on the sight and all the air a solemn stillness hold. अब ना क्या होता है, जो लैंडस्केप था, जो जब मॉर्निंग का टाइम था तो वो ग्लिमरिंग कर रहा था, मतलब शाइनिंग कर रहा था। फिर क्या होता है कि अब ना क्या क्या होता है, ये फेड्स हो जाता है क्योंकि ना इवनिंग टाइम हो ही जा रहा है। एंड ऑल द एयर ए सोलम स्टिलनेस होल्ड, और जो एयर है वो भी ना काम हो रही है, पूरी शांत, मतलब कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा इवनिंग टाइम में। से वेयर द बीटल बीज हिज ड्रोनिंग फ्लाइट, और ना जो बीटल्स होती हैं एक प्रकार की इंसेक्ट होती हैं, ये ना जो अपनी साउंड प्रोड्यूस करती हैं ना, यू कैन सी बजिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जो वो से वेयर द बीटल्स विल्स हिज ड्राउनिंग एंड ड्राउजी टिंकलिंग लल द डिस्टेंस फोल्ड, और जो वो मतलब थोड़ी थोड़ी ना इनकी आवाज़ सी फ्लाइट की वो थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही है, और जो टिंकलिंग्स होती हैं ना, साउंड्स होती हैं डिस्टेंस से, वो भी मतलब मंद पड़ गई हैं, ड्राउजी हो गई हैं। दे आर, यू कैन से दे बिकम लीजी, दे बिकम लेजी। इट मीन्स दैट दी it is the time of evening and every way you can notice the stillness, the calmness. Every way the environment is very calm. That is the point the poet wants to make. Save that from yonder ivy mantled tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower, molest her ancient solitary reign. उधर ना एक यू कैन से भी आईबी मेंटल्ड टावर है। आईबी होता है एक प्लांट होता है जो टावर को ना कवर किए हुए है, और जो एक मुंह ये आउल है, एक उल्लू, मॉपिंग होता है, मॉप का नाम मतलब सैड है। सैड क्यों है, क्या रीज़न है कि उसे ऐसा लगता है कि इससे ना जो टावर के नज़दीक जो पीपल हैं, ऑफ सच एज वांडरिंग नियर हर सीक्रेट पावर, वो ना उसकी जो डिवेलिंग प्लेस है जहाँ वो रहता है उसके नज़दीक हैं, और उसके सीक्रेट प्लेस को ना देख रहे हैं। उसके लिए मतलब यू कैन से इट इज़ फीलिंग दैट ही इज़ इन डेंजर, दैट इज़ द रीज़न दैट ही इज़ कंप्लेनिंग टू मून। मोलेस्ट हर एंसिट सोलिटरी, मोलेस्ट होता है मतलब डिस्टर्ब करना, ट्रबल देना, वो ट्रबल दे रहे हैं ऐसे उसके जो उसने बहुत मतलब एंशियंट सॉलिटरी रेन का अर्थ है कि बहुत लंबे समय से जो उसने यहाँ अपने डिवेलिंग प्लेस में रह रहा ना अकेला, और रेन कर रहा है, राज कर रहा है यहाँ रह के अकेला। और थोड़ा सा ये कंप्लेन इसलिए करता है कि उसको ना अब ये सैड इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा उसके लिए डेंजरस है, ये इनका पीपल्स का यहाँ आना और उन्हें वॉच करना। Beneath those rugged elms that yew trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. अब ना एक ट्री है, एल्म्स होता है एक ट्री, उसकी जो छाया के नीचे ना हीप्स बने हुए हैं। हीप्स पे ना उन पे मतलब थोड़े थोड़े ढेर से कवर के ऊपर जब मिट्टी सी अपा डालते हैं तो उसके ढेर से लग जाते हैं, और उसमें ना टर्फ होती है, थोड़ी थोड़ी उस पर घास उगी हुई है, टर्फ होती है, सोड घास। और ना वहाँ क्या है ना, जो हैमलेट होता है गांव, गांव के जो लोग हैं ना विलेजर्स के, वहाँ ना पूर्वज मतलब मृत पड़े हैं। सेल होता है कवर, कवर में ना वहाँ पूर्वज उनके विलेजर्स के मृत पड़े हैं। रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। The breezy call of incense breathing mourn, the swallow twittering from stove-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. अब जो पोइट है वो क्या कहता है कि जो सुबह की जो ब्रीजिंग होती है ना, हवा होती है, जो सुगंधित हवा, वो मॉर्निंग की, वो ब्रीद कर रही है। और जो सवालों ना एक वर्ड होता है, चिड़िया जैसा होता है, चिड़िया होती है ये, वो ट्विटर कर रहे हैं, मतलब चहचहाट कर रहे हैं। एक ना कॉटेज है, उसके शेड के ऊपर बैठ के ना, स्टोव की बनी हुई कॉटेज है, मतलब घास फूस की झोपड़ी के ऊपर बैठ के वो चरचराहट कर रहे हैं, ट्विटरिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो कोक का जो मुर्गा है वो अपनी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और जो हॉर्न है, क्योंकि मॉर्निंग में व्हीकल्स दौड़ते हैं, वो इको कर रहे हैं।
उनकी साउंड आ रही है। नो मोर शैल राउज दैम फ्रॉम देयर लोली बैट, और कोई भी ना इन मतलब सही तरफ साउंड है पर उन्हें ना कोई भी नहीं उठा सकता, क्योंकि दे आर डाइट, वो मरे हुए हैं, उनको जो बैट है वो लो है, क्योंकि उनको लैंड में धरती के नीचे दफन किया हुआ है, उन्हें कोई भी उठा नहीं सकता। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्ट शैल वन और बीजी हाउस वाइफ पलाई हर इवनिंग केयर। पोइट कहता कि ना उनके लिए ना जो मृत पड़े हैं अपने ग्रेव्स में, उनके लिए अब कोई भी चूल्हा नहीं जलेगा, हर्थ होता है चूल्हा। और जो उनकी वाइफ थी, हाउस वाइफ, जो हमेशा बिजी रहती थी दिन भर को, वो ना इवनिंग को उनकी केयर नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो मृत पड़े हैं अब। नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर शायर्स रिटर्न, और कोई भी बच्चे जब आते हैं, उनका जो पिता घर आता है तो उनसे मतलब शायर होता है पिता, शायर यहाँ करता है, अपने स्पीक करने के लिए ना बाहर दौड़ते हैं। तो और क्लाइंब हिज नी दी एन बी किस टू शेयर, उसे लव करने के लिए और किस करने के लिए अपने फादर से। अब उनके उनके बारे में ना कोई भी केयर नहीं करेगा, पोएट यहाँ ऐसा कहता है। Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow oft the stubborn glebe has broke। अब जो पोइट कहता है ना, जब ये जिंदा थे ना, ये जो पीजेंट जो विलेजर्स थे, जब ये जिंदा थे तो उन्होंने ना अपनी हार्वेस्ट दी फसल को, बहुत ही मतलब उन्होंने हार्ड वर्क किया अपनी लैंड पे, और इससे वो फसल प्रोड्यूस करते थे बहुत हार्ड वर्क से। और ना बहुत जो स्टबर्न ग्लीब होती थी ना, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त यू कैन से लैंड होती थी, उसे भी उन्होंने ना अपनी मतलब हार्ड वर्क से कल्टीवेट कर देते थे, इतनी उनके उनमें पावर थी। माइटी थे, इतने मतलब माइटी होते थे, इतनी उनमें स्ट्रेंथ होती थी काम करने की। और हाउ जो कैन डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड, और ना बहुत ज़्यादा वो खुश होते थे जब ना वो अपनी टीम के साथ खेतों में काम करने जाते थे। और जब हाउ बोट दी बूट्स बीनीथ दे स्टडी स्टोक, और जो बूट्स होते हैं जंगल, वो ना अपने बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको जब वो स्टोक करते थे ना, उन पे अपनी एक्स से प्रहार करते थे। बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, वो भी उनके सामने बोझ कर जाते थे, मतलब गिर जाते थे, इतनी उनमें पावर थी, इतना मतलब हार्ड वर्कर पीपल थे वे। यहाँ ये कहना चाहता है पोइट। हार्वेस्ट में मतलब फसल, सीकल मतलब होती है दराती या एक्स या वेपन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्टीवेटिंग। फूरो होती है एक यू कैन से लैंड विच इज़ नॉट कल्टीवेटेड, यू कैन से द लैंड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू कल्टीवेट। और स्टबन होती है मतलब डीठ, यू कैन से जिसे आसानी से जो ना झुक सके, वो होती स्टबन। जोकंड होता है खुश होना, प्लीज़ होना। और बोर्ड यहाँ करता है वो करना, मतलब झुकना। बूट्स फॉरेस्ट या जंगल होते हैं। स्टडी मतलब माइटी जब वो स्टोक करते थे, स्टडी माइटी यू कैन सी ताकत वाला, ताकतदार। लेट नॉट अम्बिशन मोक देयर यूजफुल टोयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। पोएट अब क्या कहता है कि महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षी पीपल है ना, जो यू कैन से जो रिच पीपल हैं, वो इनका मोक ना उड़ाएं, इनका मजाक ना उड़ाएं, इनके यूजफुल टोयल का, जो इन्होंने हार्ड वर्क किया अपनी थ्रू आउट लाइफ। और इनके जो होमली जॉयज थे, छोटे छोटे इनके जॉयज थे जो, और इनकी डेस्टिनी विच वर ऑब्सक्योर, अननोन डेस्टिनी थी। और नोर ग्रैंड्यूर हेयर विद ए डिस्टेंटफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। और जो यू कैन से ग्रैंड्यूर और रिच पीपल, उनके जो पोप एंड शोज़ हैं, पॉम्प एंड शोज़ और आर्टिफिशियलिटी, वो लोग ना इन्हें डिस्टेंटफुल स्माइल से ना देखें, मतलब एक स्कॉर्नफुल स्माइल से। जो इनकी शॉर्ट और सिंपल हिस्ट्री है इन लोगों की, पूर विलेजर्स की, ऐसा पोइट कहता है कि ना ये इनके मतलब लाइफ तो इनकी सिंपल थी बहुत, पर इनका मोक ना उड़ाया जाए। इनकी मतलब यू कैन से दे वर ऑर्डिनरी पीपल बट दे वर क्वाइट यू कैन से सिंपल एंड दे वर नॉट ambitious
and there were not any artificiality in their life. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave awaits alike the inevitable hour. The pass of glory lead but to the grave. अब जो पोइट वो क्या कहना चाहता है कि जो ये बोस्टिंग करते हैं ना, डिस्प्ले करते हैं मतलब रिचनेस का डिस्प्ले, पॉप एंड शो, आर्टिफिशियलिटी और पावर का डिस्प्ले, पॉम्प ऑफ पावर, एंड ऑल दी ब्यूटी, ऑल दी वेल्थ एवर गेव, और जो ब्यूटी है और जो ब्यूटी वेल्थ के साथ आती है, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, और ये सब चीज़ें ना एक ही मतलब आवर्स की तरफ जा रही थी, एक ही इसका मतलब मेन गोल की तरफ जा रही। इनएविटेबल है, जो अटल है, जिसे मतलब आप डिनाई नहीं कर सकते। इट इज़ इटर्नल, यू कैन सी इटर्नल आवर, दैट इज़ द आवर ऑफ डेथ। द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। I will again emphasize this line, these lines. A very very famous line, you can say, the path of glory lead but to the grave. भी इंसान कितना भी ग्लोरिफिकेशन प्राप्त कर ले अपनी लाइफ में, पर वो मौत से बच नहीं सकता। मौत से बचना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। एक दिन अमीरी से किसी व्यक्ति को मौत से नहीं बचा सकती, ऐसा पोइट कहना चाहता है इन लाइन्स में। नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज दी फॉल्ट इफ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफी रेज वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रान आयल एंड फ्रेटेड बोल्ट द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। पोइट अब इन लाइन्स में क्या कहता है कि वो प्राउड पीपल, वो है बड़े लोगों, अगर ना इनकी मेमोरीज़ में इनके ग्रेव स्टोन पे कोई भी मेमोरीज़, कोई एपिटाफ नहीं लिखा गया, कोई कुछ नहीं किया गया, तो इनका इसमें कोई फॉल्ट नहीं। इन पे तुम फॉल्ट इम्प्यूट मत करो। इम्प्यूट होता है दोषारोपण करना। कोई ट्रॉफीज रेज नहीं की गई, और इनके टूम्स पे, टूम होती है कवर, टॉम पे कोई मेमोरी इन पे कोई कुछ लिखा नहीं गया। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रन आयल एंड फ्रेटेड वॉल द पीलिंग एंथम्स वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। और जो अमीर पीपल थे, जब जो मरे तो उनके लिए बड़े बड़े यू कैन से आयल्स बनाए गए और डेकोरेटेड बोल्स बनाई गई, उनको यू कैन से ग्लोरीफाई करने के लिए, और उनकी याद में, उनकी मेमोरीज़ में एंथम गाए गए। एंथम मतलब सॉन्ग्स जो उनकी याद दिलाते थे भी इस व्यक्ति ने ये काम किया। पर ना उनका जो पूर पीपल थे, उनका जो फ्यूचर था वो बहुत ऑब्सक्योर था। उनका जब वो मरे उनके टूम्स पे ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, कोई प्रेज नोट नहीं गाया गया, कोई कुछ नहीं किया गया। कैन स्टोरीड आर्न और एनिमेटेड वर्स्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। अब ना जो पोएट ना क्वेश्चन पुट करता है सो कॉल्ड रिच मैन, वो कहता है ना कि जो इन पे जो ये स्टोरीज़ बनाई जाती हैं, स्टोरी नरेट की जाती है, इनके आर्न पे जो कल्च होता है ना ग्रेव स्टोन के ऊपर जो पड़ा होता है, उन पे स्टोरी नरेट की जाती है इनकी, विस रिच पीपल का, इसका ये बैकग्राउंड है, फलां ढिमका सब कुछ। और जो उनकी बस्ट होती है, उनके मतलब यू कैन से मूर्ति भी बनाई जाती है उनके सिर की। बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। पोइट कहता है कि जो उनकी फ्लीटिंग ब्रीथ थी ना, मतलब जो सांसें थी, फ्लीटिंग विच इज़ नॉट इटर्नल, बहुत शॉर्ट ब्रीथिंग थी, उसे ना बैक नहीं ले आ सकती, उसे वापस से रिटर्न नहीं कर सकती। इट्स मेंशन इट्स ग्रेव में, मतलब ना दोबारे उनके मेंशन मतलब महलों में वो दोबारे वापस नहीं आ सकती। मतलब पोइट कहना चाहता है कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, स्टोरी नरेट करने का, अर्न पे और एनिमेटेड वस्ट बनाने का, इनसे ना मौत को वापस से ले आया जा सकता नहीं, ऐसा कहना चाहता पोइट। कैन ओनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। क्या वो पोइट कहता है कि जो ओनर्स की वॉइस है, लोग उनकी रिच पीपल्स की प्रेज करते हैं, उनकी ओनर्स समान रिस्पेक्ट को, क्या वो कहता है कि इससे ना वो साइलेंट डस्ट है, जो व्यक्ति मर चुका है, क्या वो उसे प्रोवोक कर सकता है? क्या वो उत्तेजित होकर दोबारा बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता। और फ्लेटरी सूट दी डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। और क्या जो फ्लेटरी है, फ्लेटरी मतलब चापलूसी, ये
डेथ है इनके ईयर्स को सूद कर सकती है भी, डेथ मांझे में भी मैं इस व्यक्ति को दोबारा लाइफ दे देती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन लाइन्स में ये ना पोइट बिकमिंग more serious and stylistic. Perhaps in this neglected sport is led some heart once pregnant with celestial fire. यहाँ पोइट कहना चाहता है कि इस अनकैम्प्ड और निगलेक्टेड प्लेस पे ना मे भी ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि जो काफ़ी पैशनेट हो सेलेस्टियल फायर, सेलेस्टियल और हेवनली फायर के लिए, और अब वो यहाँ मृत पड़ा हो। और ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसका साम्राज्य हो और जिसने राज किया हो। हैंड्स दैट दी रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड और वेक्ड टू द इक्टेसी द लिविंग लायर। और कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसने म्यूज़िक को न्यू हाइट्स पे लेके गया हो, न्यू हाइट्स अचीव की हो म्यूज़िक की लाइंस में। बहुत कुछ या मतलब किसी भी टाइप का पर्सन यहाँ अवेलेबल हो सकता है। What knowledge to their eyes her ample page rich with the spoils of time did never unroll। वो कहता है कि ये ना जो लोग थे वो वहाँ अनएजुकेटेड लोग थे, इन्हें नॉलेज नहीं थी। और ना जो रिच पीपल्स की हिस्ट्री के बारे में ना, स्पॉइल्स ऑफ टाइम्स मीन्स हिस्ट्री के बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था। अनरोल थे हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के बारे में, क्रॉनिकल्स के बारे में, क्योंकि ना दे वर पुअर चिल पेन्यूरी रिप्रेस देयर नोवर। और जो पेन्यूरी होती है गरीबी, पॉवर्टी, और जो गरीबी थी ना इसने क्या किया, गरीबी ने इनको रिप्रेस कर दिया। इनके जो नोबल रेज थे, जो इनकी एम्बिशन थी, उनको रिप्रेस कर दिया। एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल। और ना जो इनका जीनियल करंट था, एक मतलब यू कैन से मूवमेंट थी, करंट थी, एक एक्साइटमेंट टू डू समथिंग, ये फ्रोज कर दी। इनकी जो आत्मा में, जो इनकी मन की बात मन में ही रहेगी, कहने करते इनके। और ना इनकी गरीबी के कारण ये सब कुछ हुआ, पोइट कहना चाहता है। फुल मैनी ए जेम ऑफ प्यूरेस्ट रे सीरी इन द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशन वियर। पोइट कहता है ना कि जो एक ओशियन होता है ना वो अनफैथम होता है, उसे मतलब मापा नहीं जा सकता, अनमेजर्ड होता है वो। और ना उसमें ना बहुत से जेम्स होते हैं उसके नीचे, पर ना वो किसी काम की नहीं होते किसी के, क्योंकि वो होते तो बहुत सारे हैं लेकिन वो ना बहुत नीचे होते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं कर पाता, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। फुल मैनी ए फ्लोवर इज़ बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। फिर क्या कहता है कि जो डेजर्ट प्लेस होता है ना, जैसे रेगिस्तान है, जो कोई डेजर्ट प्लेस है, वहाँ फ्लावर्स उगते हैं और वहाँ वो उगते हैं और मुरझा जाते हैं, विदर्ड हो जाते हैं, पर उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई अनसीन होते हैं। वो ब्लश अनसीन ब्लशिंग करते हैं, वो उनको कोई देखता नहीं, बॉर्न करते हैं, डाइड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, अपनी स्वीटनेस को वैसे ही वो खो देते हैं। इसी प्रकार सेंस की ये यहाँ पोइट कहना चाहता है कि जो ये कंट्री साइड के पीपल थे ना, विलेजर्स, इन जो अभी मृत पड़े हैं, इनमें से कोई भी कितना भी टैलेंट वाला हो सकता था, किसी में कितना भी टैलेंट हो सकता था, लेकिन ना ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू देयर अनएजुकेशन, ऑल देयर डिजायर्स वर रिप्रेस्ड। सभी ना डिजायर उनकी रिप्रेस हो गई, मतलब दबी कुचली गई, कहने का अर्थ है। सम विलेज हैम्पडन दैट विद dauntless breast the little tyrant of his field withstood। जो हैम्पटन था ना, ये ना एक पॉलिटिशियन था जो अपनी ना ज़मीन के हक़ के लिए, अपनी ज़मीनों के हक़ के लिए जे ना फीयरलेसली dauntless breast that लिटिल टायरेंट ऑफ फील्ड्स विथस्टूड, अपने ना खेतों में ज़मीनों के हक़ के लिए वहाँ इसने लड़ाई लड़ी थी। और सब म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट। और कोई कहता है ना अभी इन ग्रेव्स में कोई मिल्टन भी हो सकता था, पर ना उन्हें चांस नहीं मिला, उन्हें ना अपनी लाइफ में मौका ही नहीं मिला कुछ करने का, क्योंकि उनके पास गरीबी इतनी थी कि उनको ये सब कुछ करने का उनके पास टाइम ही नहीं था एजुकेशन प्राप्त करने का।
सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। और कोई यहाँ क्रोमवेल हो सकता था, इतना भी टैलेंट हो सकता था अगर वो पढ़ता लिखता और कहीं का कोई राज संभालता, तो वो क्रोमवेल जैसा हो सकता था। लेकिन ना, क्रोमवेल कौन था? क्रोमवेल था एक, यू कैन से इट, ही वॉज ए प्यूरिटन किंग। एंड ऐसे इस पे ना ऐसा मतलब गिल्ट लगाया जाता है, किसी ने ना ब्रिटिश पीपल को उनका बहुत सारा ब्लड शेड किया। क्रोमवेल भी कोई हो सकता है, पर इन्हें ना चांस ही नहीं मिला ज़िंदगी में कुछ करने का, अनएजुकेशन के कारण, ड्यू टू पॉवर्टी। अब ना ये पोएम है ना, वो थोड़ी सी रह गई है और इतना मेरे पास अब टाइम नहीं मौके का, और कल वो डिस्कस करेंगे पोएम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू विजिट।